अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसन लियाकत। आज हम बात करेंगे सेंचुरियन टेस्ट के हवाले से। बॉक्सिंग डे पर पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई हमें नजर आई और यकीन तौर पे ओपनिंग अच्छी हुई हमारी, लेकिन उसके बाद जब ओपनर्स आउट हुए तो फिर मिडिल ऑर्डर एक बार फिर नाकाम होता हुआ नजर आया। बाबर आजम के हवाले से बात करें तो पै दर पै फिल होते हैं। मुल्तान टेस्ट में उनको ड्रॉप किया गया था, उसके बाद कोई टेस्ट परफॉर्मेंसेज या फिर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर उनको रखा गया था कि साउथ अफ्रीका में बहुत ही अच्छा खेलते हैं और साउथ अफ्रीका में उनकी एवरेज भी बड़ी अच्छी थी। लेकिन इस बार बाबर आजम एक बार फिर हमें फेल होते हुए नजर आए। पहले वो स्पिन बॉलर्स के खिलाफ फेल होते थे, अब वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ फेल हो रहे हैं। एट टाइम्स हमें लगता ही है कि फॉर्म का मसला नहीं है, शायद देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, क्योंकि जो शॉट्स उनके बल्ले से निकलते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, मिडल हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही बाबर आजम आउट होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर भी मुकम्मल तौर पर फेल हुआ। आमिर जमाल की जानिब से कुछ रन आए और उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात की जाए तो एक फ़र्क आपने साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में देखा होगा। पाकिस्तान के बल्लेबाज जब विकेट पे मौजूद होते हैं तो इस तरह लगता है कि स्कोरर को शायद दर्द हो रहा है, स्कोर बिल्कुल ऊपर नहीं होता, शायद वो स्कोरर को दर्द नहीं होता, हमारे बल्लों को दर्द होता है क्योंकि रन्स बिल्कुल नहीं बनते। लेकिन साउथ अफ्रीका उन्होंने भी पै दर पै विकेट्स गंवाई। अर्ली ऑन पाकिस्तान को विकेट्स मिले, खुरम शहजाद ने बहुत शानदार बॉलिंग की, अब्बास ने बहुत शानदार बॉलिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि उनके रन्स बहुत अच्छे हैं और इस वक्त 83 पे 3 पे वो आज सेंचुरियन में इनिंग्स का वापस अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। और दूसरी जानिब शायद कोई बारिश के भी खतरात हैं, 50% मैच मुतासिर होने का भी खतरा है, लेकिन ये किसके हक में जाएगा किसके हक में नहीं जाएगा, क्या सेंचुरियन टेस्ट का रिजल्ट आ पाएगा या नहीं, इस तमाम तरह के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब। शोएब भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो हम ओडीआई में कदरे बेहतर हो गए, लेकिन टी20 क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में हम आउटडेटेड लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हसनैन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में देने का। बिल्कुल पाकिस्तान टीम का क्रेडिट छीनना नहीं चाहूंगा, बट फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा। हम ओडीआई में इसलिए शायद बेहतर हुए हैं कि हमें एक मरतबा फिर बी टीमें मिल रही हैं, एक मरतबा फिर टीमें जो हैं वो फुल स्ट्रेंथ के साथ हमारे मुकाबले पे नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं कि हम बेहतर हो गए हैं। असल बेहतरी का हम एतराफ़ तब करेंगे या असल जो कामयाबी, ये भी खैर कामयाबी है, लेकिन जिसको सराहा जाएगा वो ज़्यादा सराहा जाएगा उस वक्त जब आप फुल स्ट्रेंथ टीमों को दबोचेंगे, उनको ज़ेर करेंगे और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाएंगे। तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये रिदम पकड़ लिया लड़कों ने और ऐसा करके दिखाएंगे। बट खुशकिस्मती रही कि जनूबी अफ्रीका का बॉलिंग यूनिट जो है वो उनके साथ नहीं था, जो उनके वेपन है वो उनके साथ नहीं थे, जिसका पाकिस्तान को फायदा हुआ। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जिस तरह नोकिया की बात की जाए वो भी इंजर हैं, नया ही बॉलिंग स्टफ है रबादा के अलावा, लेकिन हमारे यहाँ बल्लेबाज ज़्यादातर हमें फेल होते हुए नजर है, इसकी क्या वजह है? देखिए अदनान, इसका सारा जो दारोमदार है वो मैं समझता हूं कि दो खिलाड़ियों पे ज्यादा उसका जो है ना जिम्मेदारी होती है। एक कप्तान शान मसूद पे कि वो फ्रंट से लीड क्यों नहीं कर पाए, और दूसरा बाबर आजम पे जो पाकिस्तान टीम का मेन पिलर समझे जाते हैं। ऑल्दो के वो पिलर बहुत शिकस्ता हाल है, वो पिलर में दरारें पड़ चुकी हैं, वो पिलर बहुत कमजोर है और उसके लरजने की वजह से पूरी इमारत जो है वो लरज रही है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा, 1 2 3 4 गिनती खत्म हो जाती है, लेकिन बाबर आजम की खराब फॉर्म की बदतरीन परफॉर्मेंसेस वाली जो इनिंग्स है उनका शुमार खत्म नहीं होता। 9.5 टेस्ट मैचेस, 9.5 टेस्ट मतलब 19 इनिंग्स जो है वो पाकिस्तान टीम पे बोझ बने हुए हैं। कौन सी टीम में कोई किसी खिलाड़ी को इतना बर्दाश्त किया जाएगा जितना बाबर आजम क्यों किया जाता है? और वो कभी भी टेस्ट क्रिकेट में कोई बहुत बड़े परफॉर्मर नहीं रहे, ठीक है ना। 2010 में गालिबन उन्होंने डेब्यू किया था, आज 2024 में हम बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ 2010 नहीं, ये सन में थोड़ा सा मिक्स कर 15-16 में किया था, 14 या 15 14 या 15 में किया था, 16-15 में किया। आज हम 24 के एंड पे बात कर रहे हैं। 10 साल के करियर, टेस्ट करियर में सिर्फ 4000 रन बनाए हैं उन्होंने, ठीक है, सिर्फ 4000 रन बनाए। उसमें भी उनकी लाटरियां लगी रही, कोविड क्रिकेट मिलती रही, अपोनेंट जो है वो आपको अच्छे नहीं मिले, फिर पाकिस्तान में भी क्रिकेट होती रही, इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो बाबर आजम जब मेन पिलर आपका परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर यही होगा जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो स्टेबल ही नहीं कर पा रही अपने आप को। एक होता है ना कि इनिंग को स्टेबल करना, जब आपका मेन पिलर ही गिर जाएगा तो फिर बाकी वो क्या कहते हैं, जिन पत्तों पे तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। तो बाबर आजम तो पाकिस्तान टीम को हवा दे रहा है और वो तत्ती हवा है, गर्म हवा जिसे कहते हैं ना वो। अच्छा जट साहब, क्या ये वजह भी है? आपने बहुत ही प्रिसाइसली ये वजह हमें बताई, लेकिन आप एक तरफ देखिए ना कि हमने उनको बड़ा अर्ली किंग बना दिया,
फिर विराट कोहली के रन्स देखिए तो 10,000 से ज़्यादा रन्स ओडीआई क्रिकेट में, इतने ही रन्स उनके टेस्ट क्रिकेट में, T20 में शानदार एवरेज के साथ 4,000 रन्स हैं। बाबर की बात की जाए 6,000 मैक्सिमम रन्स हैं उनके, अगर मैं मैक्सिमम भी कर लूँ, राउंड फिगर कर लूँ, ओडीआई में 4,000 रन उनके टेस्ट क्रिकेट में, T20 वो थोक में खेलें इस वजह से उनके 4,000 रन हो गए। सो हम बहुत जल्दी मेरे ख्याल अलकबात दे देते हैं, इस वजह से भी शायद वो प्लेयर संभाल नहीं पाता और ये खराब फॉर्म आई तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए तकरीबन 9,166 या ऐसे करीब है, या आज की बारी के थोड़े रन बना ले तो 9,000 कोई 200 के करीब विराट कोहली के रन्स हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13,000 के करीब उनके जो है वो रन्स हैं, 13,000 से ज्यादा वनडे फॉर्मेट में है। इसी तरीके से T20 की बात करें तो वहां उनके 4,188 रन्स हैं। विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई है, ऑल्दो कि अभी जो उन्होंने टुच्ची हरकत की है, एक छोटी हरकत, एक घटिया हरकत की है 19 साल बच्चे को जाके टक्कर मारने की, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली ने बतौर बैटर अपने आप को हर फॉर्मेट में मनवाया है। ठीक है, उनके उसके ऊपर टाइटल्स, कामयाबियां बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बाबर आजम है, बाबर आजम की फिंगर टिप्स पे हैं सारी परफॉर्मेंसेस। बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस उनकी नहीं है, जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही भी हैं उनमें हमेशा से ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि वो जो है सेकंड स्ट्रेंथ के खिलाफ स्कोर करते रहे हैं, वीकर टीमों के खिलाफ स्कोर करते रहे, बड़ी टीमों के खिलाफ वो आखिर कब स्कोर करेंगे। और अब तो उनका ये बैड पैच है कि वो सेकंड स्ट्रेंथ या कमजोर टीमें हैं उनके खिलाफ भी रन नहीं कर पा रहे। तो बाबर आजम की अगर हम बात करें तो फिलहाल वो एक फेलियर की फेस होता है ना, तो बाबर आजम फिलहाल फेलियर का फेस है। वो इससे निकल सकते हैं, लेकिन निकलने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि अपना दिमाग सही करना पड़ेगा। क्रिकेट जो है वो आपको तब इज्जत देती है जब आप क्रिकेट को इज्जत दें। 27 दिसंबर 2019 को आखिरी मर्तबा बाबर आजम ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में 4 डे क्रिकेट खेली थी, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी। 27 दिसंबर, आज 27 दिसंबर 2024 को जब हम बात कर रहे हैं तो 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं बाबर आजम को डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए। अगर आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे तो फिर क्रिकेट भी आपको इज्जत नहीं देगी। सिलेक्टर्स ने उनको फोन किया जब उनको मुल्तान ये से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से ड्रॉप किया गया था, तो सिलेक्टर्स ने उन्हें फोन किया जो हमारी इत्तलात है, और उन्होंने कहा कि आप टेस्ट में आए और खेलें। लेकिन वो भाई साहब अपने आप को क्रिकेट से बहुत बड़ा समझते हैं, उन्होंने सिलेक्टर को घास ही नहीं डाली। ठीक है ना, आप ये बताएं कि कोई और अगर ऐसा क्रिकेटर करता तो उसका करियर तबाह करने पे तुल जाते। तो उन साहब ने ये बिल्कुल, आपको याद होगा एक बार पहले भी उनके बारे में ये कंप्लेन है कि पाकिस्तान के बैटिंग कोच ने उनको कहा कि आओ मैं तुम्हें जरा सही कराता हूं, तो उन्होंने कहा मुझे पता है मैंने क्या करना है। जब आपको सब पता है तो आपकी क्रिकेट कैसे सही हो जाएगी। तो बाबर आजम का फेलियर ये है कि वो क्रिकेट को इज्जत नहीं देते। लेकिन जज साहब क्या समझते नहीं है इसके बाद बाबर आजम से मूव भी होंगे? आखिरी सवाल करता चलूं, पहले वो स्पिन के ऊपर फंसते थे, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर फील्डर लगा दो आज भी बाबर आजम आउट हो जाते हैं, लेकिन अब तो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी वो आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं। फास्ट बॉलर्स के खिलाफ तो बड़े कंफर्टेबल होते थे। देखिए जब आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है ना, जब आप फोकस नहीं रहते, जब आप आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, जब आपकी तवज्जो जो है वो क्रिकेट से कहीं और मरकूज हो जाती है, जब आपको ऐसा लगता है कि आपके हवारी जो कंपेनें चला रहे हैं वो आपको कभी गिरने नहीं देंगी, आपके पीछे जो एक पवा खड़ा है, एक पर्ची खड़ी है, वो आपको टीम से बाहर नहीं होने देगी, तो फिर आपका क्रिकेट से फोकस हट जाता है। तो आपके बहुत सारे लोगों के जो किंग कहते हैं, उनके ये किंग साहब का फोकस नहीं रहा। तो जब फोकस नहीं रहता तो फिर आउट करने के लिए क्या पेसर, क्या सीमर, क्या स्पिनर, क्या गुगली, क्या ब्रेक, कोई भी आएगा तो आपके किंग की जो है वो टांगे कांप रही होंगी। जब आपकी टांगे कांपेंगी, जिसको कहते हैं शेक होना, जब आप शेक करेंगे तो फिर यही होगा। ये जो अभी आउट हुए 11 बॉल्स पे 4 रन बनाए, उन 4 रन को एक चौका था वो, यानी कि 10 बॉलें आपने डॉट खेली। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको अपने पे एतमाद ही नहीं है। पता नहीं किस तरीके से क्रिकेट को जो इस तरह आउट हुए हैं वो भी आप देख लें। प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि क्रिकेट से जिसको आप बहुत बड़ा कर देंगे तो फिर आपके साथ यही होगी। मैं यहाँ पे ये दुआ जरूर करूंगा कि अल्लाह करे वो दूसरी बारी में कुछ परफॉर्म कर दें, ठीक है ना, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या टीम मैनेजमेंट में से कोई इस्तीफा देगा, क्या सिलेक्शन कमेटी से कोई इस्तीफा देगा कि आपने एक फेलियर को, प्रूवन फेलियर को, जिसको आपने आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से क्रिकेट से ड्रॉप किया टीम से, आप उसको जब वापस लेकर आए तो उसने क्रिकेट कहाँ खेली थी? क्या वो किसी छतों पे जाके क्रिकेट खेलता रहा? क्या गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता रहा? ऑफिशियल क्रिकेट तो पाकिस्तान की उसने खेली नहीं, तो फिर वो पाकिस्तान टीम में वापस कैसे आ गया? तो ये सबसे बड़ी नाकामी है टीम मैनेजमेंट की, सिलेक्शन कमेटी की।
ठीक हो गया सर, वो दुबई में भी जाना होता है, सैर सपाटे करने होते हैं। वेब जज साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे, जो बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस वक्त देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जो ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी पाकिस्तान को सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं कामरान गुलाम की बात कर रहा हूँ। कामरान गुलाम ने कल बहुत ही शानदार 50 बनाई, लेकिन एक होती है जिस तरह 50 बना के वो आउट हुए, यही लग रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट का अगर उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा होता तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। अब शुएब जट साहब, अगर आपसे मैं बात पूछना चाहूँ कामरान गुलाम की, जहाँ में पूरी पाकिस्तान की बैटिंग हमें लड़खड़ाती हुई नजर आई, कामरान बहुत ही फ्लैशी नजर आए, बहुत ही एलिगेंस उनमें नजर आई। ऑल दो कि 50 के बाद कैरी ऑन नहीं कर सके, लेकिन वही बात जो मैं करता हूँ और आप करते हैं कि डोमेस्टिक परफॉर्मर को जब आप इज्जत देंगे तो वो ऊपर आके परफॉर्म करते हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन हसनैन कि आपने मुझे याद दहानी करा दी, मेरे ज़हन से वो पॉइंट निकल गया था। बहुत थैंक यू मैं आपका करूंगा। कामरान गुलाम की आप कल मीडिया ब्रीफिंग देखें, जब मैच खत्म हुआ उसके बाद आए तो उन्होंने कहा कि मुश्किल विकेट था, लेकिन मैंने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, वहां पे जो मैंने स्ट्रगल की, उसने मुझे सिखा दिया था कि कैसे मुश्किल कंडीशन से दो चार होते हैं। इस तरह की उन्होंने बातचीत की। तो वो बात जो वक्फे से पहले मैं कर रहा था कि जो डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देगा उसको क्रिकेट भी इज्जत नहीं देगी। 5 साल आज के दिन मैं कहता हूं योम स्याह मनाएं आपके। 5 साल जनाब बाबर आजम साहब ने गवारा ही नहीं किया कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को जाके देख लें, वहां पे जाके अपने टेम्परामेंट को, अपनी क्लास को, अपने स्किल्स को दोबारा से शार्प कर लें, अपने बल्ले को जो जंग लगा है उसको उतार लें, बल्ले पे जो गर्द लगी हुई है उसको उतार लें, अपनी किस्मत पे जो गर्द पड़ चुकी है उसको उतार लें, जाएं और क्रिकेट को इज्जत दें। उन्होंने इज्जत नहीं दी। कामरान गुलाम मुसलसल इग्नोर होने के बावजूद वो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दे रहे थे और उस इज्जत की वजह से आज उनको ये सिला मिला कि वो मुश्किल कंडीशंस में परफॉर्म करते हैं। टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी करते हैं, वनडे डेब्यू पे सेंचुरी करते हैं, टीम मुश्किल में होती है तो आते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन बाबर आजम तो कहीं पे भी परफॉर्म नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है कि वो क्रिकेट को इज्जत नहीं दे रहे। और जट साहब, आपने इतना ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया ना, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट वाला, मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में डेड विकेट्स हैं। आप जरा डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की विकेट देख लें और केरल की विकेट देख लें, आपको ऐसी ग्रासी विकेट्स मिलेंगी जो आपको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में नहीं मिलती। और वही वजह है कि वहां पे वो परफॉर्म करके डोमेस्टिक में भी, सॉरी, इंटरनेशनल में भी परफॉर्म कर रहे हैं। सनैन बिल्कुल सही कहा। और ये जो अकल के अंधे ऐसी बातें करते हैं ना कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद है, वो जाके देखें कि टीमें जो आपने ग्राउंड्स के नाम लिए हैं, वहां पे टीमें जो है वो 100 रन भी नहीं बना पाती। ठीक है ना, हमेशा से वहां पे आपको मुश्किल पेश आती है। हाँ जरूर है कराची में रन्स बन जाते हैं, लेकिन कराची में भी एक सुबह का घंटा और एक शाम का घंटा जो होता है वो बैट्समैनों पे बड़ा भारी पड़ जाता है। इसी तरीके से आप और जगह पे क्रिकेट देखेंगे, हर ग्राउंड्स की अलग अलग डायमेंशन मिलती हैं। कजाफी स्टेडियम में हमेशा आपको डेड विकेट्स ही ज्यादातर मिलती हैं, ज्यादातर वहां मैचेस ड्रॉ होते हैं। बट प्रॉब्लम ही यही है कि आप जब डोमेस्टिक को इज्जत ही नहीं देखें, अगर आप डेड विकेट में भी खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि जो लोग ये अकल के अंदर बात करते हैं, वो डेड विकेट पे बाबर आजम खेलेगा, 2 दिन जब वो विकेट पे खड़ा रहेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। उसके अंदर सब कुछ है, क्रिकेट उसके पास है, नहीं है तो इसके बाद एतमाद नहीं है। वो एतमाद विकेट पे खड़े होके मिलेगा, वो एतमाद एड्स में जाके जो है ना काम करके नहीं मिलेगा। वो एड्स जो है वो कंपेनें चलवा के नहीं मिलेगा। वो एतमाद जो है वो कंपेन्स चलवा के नहीं मिलेगा। वो एतमाद जो है वो साथी खिलाड़ियों के पीठ में छुरे घोंप के नहीं मिलेगा। वो बल्ला चलाने से मिलेगा, और वो बल्ला जो है वो ग्राउंड में जाके चलाना पड़ेगा। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना अपनी तौहीन समझते हैं, तो मैं फिर बार बार वही कहूंगा कि क्रिकेट आपको इज्जत नहीं देगी, क्योंकि आप क्रिकेट को इज्जत नहीं दे रहे। अच्छा, मैं थोड़ा सा मोहम्मद अब्बास के हवाले से जट साहब बात करना चाह रहा हूँ। कल मैं कमेंटेटर्स को सुन रहा था, वैसे अब्बास मेरे प्रोग्राम में भी आए, आपके साथ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शिरकत की। वो उसको उस लीग में शामिल करे थे जिस लीग में आसिफ थे, मैगरा थे, कि ये बल्लेबाज को टीज करते हैं, बॉल 4 बाहर निकालेंगे, 1 अंदर ले आएंगे, बल्लेबाज को पता नहीं चलता। और 90 विकेटें उन्होंने मेरे ख्याल गालिबन 25 मैचेस में ली हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बहुत ही बेहतरीन कैरियर था, लेकिन 3 साल तक उनको नज़रअंदाज किया गया। इसका कसूर किसका है? उन अकल के अंधों का है, उन अहमकों का है, उन खैर मेरे मुंह से ज्यादा सख्त लफ्ज निकल जाएंगे, उन क्रिकेट के दुश्मनों का है जो हमेशा टैलेंट को तबाह बर्बाद करते हैं। 400 प्लस विकेटें हैं मीर हमजा की, आप मीर हमजा को एतमाद ही नहीं दे रहे। आप उसको जहां पे, अब इस मैच में मैं आपको बता दूं,
जब ये टेस्ट खत्म होगा आप पछता रहे होंगे कि आपके पास लेफ्ट आर्म जो है वो बॉलर क्यों नहीं था, आपने क्यों नहीं उसको इस्तेमाल किया। वो अंदर बाहर दोनों जगह बॉल को करता है। इसी तरीके से अब्बास जो है उसको आपने मुसलसल नजरअंदाज किया। आप यहाँ बातें करते हैं, जो प्रोपेगेंडा करने वाले ये आ जाते हैं, लॉबिस्ट जो है वो सारे आके बातें करते हैं स्पीड को लेके। तो मैगरा की स्पीड क्या 100 की थी? मैगरा की स्पीड, मैगरा की भी ये स्पीड थी। मैगरा भी जो है ना वो 125 से 130-32 के इर्द गिर्द घूमता रहता था। दुनिया के बहुत सारे बॉलर जो हैं वो 125 से 130-32 के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो अब्बास की भी बॉलिंग की स्पीड वही है, फिर मीर हमजा की बॉलिंग की स्पीड भी वही रही है। हाँ, ये जरूर है कि अब्बास को जब बाहर किया गया था तब उनकी फॉर्म खो चुकी थी। तब आप जाके देखें उनको रन्स भी पड़ रहे थे, सारे मामला थी। उसकी वजह क्या थी कि आपने कंडीशंस ही ऐसी बनाई हुई थी। आपने देखें राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो होता है ना, आपको इसकी बात की समझ ही नहीं आती। जो रड़ा विकटें होती हैं आप वहां पे इन बच्चों को लगा देते हैं, सही है, और जो स्विमिंग ट्रैक होते हैं वहां से आप इनको छीन लेते हैं। तो अब अगर इस उस पे विकेट पे मीर हमजा भी साथ होता, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन होता, मैं देखता कि जनूबी अफ्रीका कैसे रन बनाता। फिर दोनों, चाहे अब्बास हो चाहे मीर हमजा हो, दोनों के बाद अच्छी बात क्या है कि वो नए बॉल से बॉल को दोनों तरफ घुमाना जानते हैं। तो ये पाकिस्तान को आप देख लीजिएगा इस टेस्ट में बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगा कि लेफ्टी पेसर के साथ नहीं गए। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा हैरान कुन था मीर हमजा को ड्रॉप करना। खुरम शहजाद बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा नसीम शाह के हवाले से। नसीम, जब से वापसी उन्होंने की है, पीएसएल में भी हमने देखा और इवेंट्स में भी देखा, नसीम वो नसीम नज़र नहीं आ रहा। क्या वो कमबैक करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए हैं, या फिर अभी भी उनको वक्त दरकार है, या फिर उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान स्क्वाड के साथ ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आप ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान टीम में सब अच्छा है, तो फिर मैं समझता हूं कि आपसे मुराद जो लोग ये समझते हैं उनको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। दिमाग के इलाज तो उनके होते नहीं है, लेकिन कम से कम आंखों का इलाज जरूर करवाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में सारी चीजें अच्छी नहीं है, जो आपको दिख रहा है वैसा नहीं है। ये वक्ती कामयाबियां जो मिल रही हैं, इसके पीछे तमाम चीजें छुप रही हैं। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मैनी फादर एंड डिफीट इज अ ऑर्फन। तो इनका यही मामला है कि फतूहात के बहुत सारे बाप इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सारे बाप हैं इस टाइम। जब ठीक। शिकस्तें होंगी खुदा ना खास्ता, तो तब ये सब क्रिकेट यतीम नजर आएगी। तब सब कोई एक दूसरे पे डाल रहा होगा। तो मैंने अभी कहा ना कि पाकिस्तान की लक अच्छी है कि पाकिस्तान को अपोनेंट वीकर, मतलब नाम बड़े हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ उनके साथ नहीं है, जिसका पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। तो जब आप असल इम्तिहान में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। अगर आप वहां पे जीतेंगे तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे, अरे लेकिन जट साहब, अगर वहां आखिर पे एक्सपोज होंगे तो आप अपना टाइटल खो देंगे। आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। एक नई स्टोरी आई है मार्केट में कि एक सिलेक्टर के हवाले से प्लेयर्स शिकायत करते हुए नजर आए कि वो हमें बहुत ज़्यादा डिक्टेट करते हैं, आप डोमेस्टिक जाके खेलो, आप लीग्स ना खेलो, आप ये करो वो करो। सिलेक्टर्स आपको पता है कौन है, मैं गिनवा देता हूँ। आकिब जावेद हैं, अजहर अली हैं, आसिफ शफीक हैं। इनमें से दो ही हैं ऐसे, आसिफ शफीक और अजहर अली, जो इनके साथ खेले, और वो ये कहते हैं कि वो हमारे साथ खेले भी हैं और अब हमें टीज भी कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि आकिब जावेद के मुतालिक कोई खिलाड़ी इस टाइम बोल नहीं सकता। सबको पाकिस्तान क्रिकेट में ये हमेशा से रहा है, किसी एक शख्स के आगे कोई नहीं बोलता। कुछ अरसे पहले तक वो वहाब रियाज थे, उससे पहले आप जाएंगे तो मिसबाउल हक थे, अब जो है वो आकिब जावेद है। तो आकिब जावेद जो भी कहेंगे उसके मुतालिक कोई बात नहीं करेगा। हाँ, एक सिलेक्टर जरूर जो मेरी इतलात हैं जिसका ताल्लुक कराची से है, उसने खिलाड़ियों को फोन किया था। उसने 5-6 खिलाड़ियों को कहा था कि आप जो है वो जनूबी अफ्रीका टूर पे जाने से पहले 4 डे क्रिकेट खेल ले। उसमें जो है वो नसीम शाह को भी फोन किया गया था, मीर हमजा को भी फोन किया गया था, शाहीन अफरीदी को भी फोन किया गया था, उसमें बाबर आजम को भी फोन किया गया था। तो उसके बाद शाहीन अफरीदी ने बात शायद नहीं मानी, या उनकी कुछ मसरूफियात थी, वो अवेलेबल नहीं थे, तो इस चक्कर में उनको रेड बॉल से बाहर कर दिया गया। ठीक है ना। और ये जो बाबर आजम है, इन्होंने भी बात नहीं मानी। लेकिन मैंने कहा ना कि ये क्रिकेट तो बहुत बड़े हैं, इनके पीछे जो पफवा है, पर्ची कह दे, वो इतनी स्ट्रांग है कि ये किसी को खातिर में नहीं लाते। तो उन्होंने किसी को खातिर में नहीं लाया, वो किसी को खातिर में नहीं लाया, क्रिकेट उनको खातिर में नहीं ला रही। तो वो जो सिलेक्टर की आप बात कर रहे हैं, 2 सिलेक्टर, एक का ताल्लुक लाहौर से है, एक पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है, और एक का ताल्लुक कराची से है। ये जरूर लड़कों से राब्ते करते हैं, ये लड़कों को कहते भी हैं, ये चाहते हैं। और एक बात याद रखना कि इन दोनों का करियर जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाबर आजम के दौर में ही खत्म हुआ है। बिल्कुल प्री मेच्योर खत्म किया गया और उसके बाद कैप्स भी दी गई। शोएब जट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही अच्छा लगता है जाते हैं और गपशप करते हैं। ख़वातीन और ज़ात, शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज की स्पोर्ट्स बस का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।